अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हम फिर रहे थे 1877 में कानून 1877 जो कि अंग्रेज़ दे के गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में हम सेक्शन 56 पे हमने ख़त्म किया था और फिर हमने सेक्शन 52 को उठाया, 53 को उठाया, 54 को उठाया, 556 को उठा के इंजंक्शन को। फिर हमने उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी और आज जो है हमारी जो है ये सेक्शन 57 जो है ये है नेगेटिव इंजंक्शन का सेक्शन 57। तो इस सेक्शन 57 के बाद हमारी ये लास्ट वीडियो होगी 1877 के कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अब हमने क्या करना, अगला हमारा जो मिशन है इंशाल्लाह जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैंने इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 को 2025 में लेके आना है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं का सदका मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सेक्शन 57 जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया कि ये नेगेटिव इंजंक्शंस से मुतल्लिक है। अब इस सेक्शन 57 को अंग्रेज ने जो एलेबोरेट किया वो इस तरह किया, अलाउस सेक्शन 57 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। Section 57 of the Specific Relief 1877 allows a court to grant an injunction to prevent the breach of negative agreement। और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ए प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग even if the court cannot specifically enforce associative affirmative agreements, a promise to do something provided the party seeking relief has performed their part of the contract as far as binding on them। It's mean a court can stop someone from breaching a negative covenant। This means a court can stop someone from seeking a negative covenant। उस नेगेटिव कोवेनेंट की आड़ में अगर कोई छुपने की कोशिश करेगा, लाइक नॉट सेलिंग अ हाउस टू एनीवन एल्स even if the whole contract is too complete to be altered। अब एक बंदे को पाबंद किया गया कि वो अपना घर जो है वो नहीं बेचेगा किसी और को, even if the whole contract is too complex to be ordered। ये बात समझने वाली है, जो एग्रीमेंट है वो टू कम्प्लेक्स है। दैट एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल according to section 12, but from that head वो कोई नेगेटिव काम करना चाहता है तो क्या कोर्ट उसको रोक सकती है? जी, रोक सकती है। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें, ये पिछली वीडियोस में हमने महक मलिक की डांसर है, पाकिस्तान की डांसर है, बाहर भी जाती होंगी, तो इस डांसर का हमने एक मिसाल लिया। मिसाल नहीं है, ये हकीकत पे मबनी है। एक मेरे पास दावा दायर होने के लिए, लिखवाने के लिए मेरे कुछ दोस्त गए जहां दिया। अब ये 2012 की बात है और इन्होंने कहा जी कि हमने इस महक मलिक के खिलाफ स्टे लेना। उस का स्टे हुआ था और उसकी प्लीडिंग जो की थी वो मलिक फयाज निजामी ने की थी। वो दावे की कापी मिल सकती है, मलिक अख्तर पढ़ियार हैं मुल्तान से, उन्होंने वो दावा दायर किया था और उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये हमें कैसे स्टे मिलेगा कि ये जो है किसी और थिएटर में डांस ना करे।
तो मैंने अपने भाई से कहा था कि हमने सेक्शन 57 के तहत क्या हासिल करना, इंजंक्शन हासिल करना कि ठीक है वो मेरे थिएटर में काम नहीं करना चाहती ना करे, लेकिन मेरे हमसाए पड़ोसी राइवल के थिएटर में तो वो काम ना करे जिसका उसने मुझे एग्रीमेंट करके दिया। तो उसका ना स्टे ग्रांट हुआ था। अब नेगेटिव एग्रीमेंट कोई भी हो, अब नेगेटिव एग्रीमेंट, पॉजिटिव एग्रीमेंट, मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको आप इन्फोर्स करवा सकते हैं वो पॉजिटिव हैं, जिनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते वो नेगेटिव हैं। इसीलिए इसके साथ नेगेटिव इंजंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आप उस नेगेटिव एग्रीमेंट की बुनियाद पे आ रहे हैं, लेकिन अगले बंदे को रोकने के लिए कि भाई नहीं, आप ऐसा भी ना करो। अगर मेरा आप फायदा नहीं कर सकते तो आप मेरा नुकसान भी नहीं कर सकते। तो ये थी सेक्शन 57। अब दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दो सवाल हैं। एक दोस्त ने तो खैर इसी के रेलेवेंट किया, और वो सवाल ये था कि उन्होंने कहा जी कि निकाह नामा में जो शराइत होती है हक़्क़ुल महर की, वो इजाफी तौर पे लिखी गई। उसके बाद की जो शराइत थी वो भी काफी सारी शराइत जो है ना वो उस निकाह नामा में लिखी गई। तो उस निकाह नामा को हमने कैसे चैलेंज किया ना, मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी गुजारिश ये है कि आप इसको नेगेटिव इंजंक्शन में लेके जाएंगे। तो ये खैर एक कानूनी बहस है। तो अगर उस निकाहनामा को देखा जाए तो अब देखिए ना, उनके सिग्नेचर्स तो मौजूद है ना। तो अब सिग्नेचर्स मौजूद हैं, मौलवी के साथ उन्होंने साजबाज फ्रॉड किया है ना। तो फिर ये मैंने खैर उनको बताया, मैंने कहा ये सेक्शन 31, 32, 33, 34 रेक्टिफिकेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो प्यारे भाई, इसका जवाब आपको मिला कि अगर आपने फ्रॉड के तहत कोई शराइत में इजाफा कर लिए, कमी कर लिए, डिलीशन कर लिए, तो उस फ्रॉड को जो है आप लेके जाएंगे अंडर सेक्शन 31, 32, 33, 34 के। देखिए ये जो शराइत है ना जी, इनको रेक्टिफाई कीजिए। रेक्टिफाई, क्योंकि ये वो शराइत नहीं है जो लिखी गई थी। अब रेक्टिफाई किस लिहाज से आप करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपको इलेबोरेट उसमें करना पड़ेगा डिटेल के साथ कि रेक्टिफाई इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि कालम नंबर फलां ये में मौजूद हकुल महर मुतजिक्रा फलां 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 at the time of marriage, at the time of ceremony, at the time of ceremony of that nikah, these conditions were not settled between me and her. अब ये आपको जवाब मिला जी कि ये आप दावा दायर कर सकते हैं। मैंने गुजारिश किया सेक्शन 31, 32, 33, 34 के तहत भी कर सकते हैं, और उधर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कैंसलेशन जहां पड़ी है उसके तहत भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहस भी है, मतलब अंडर सेक्शन 39, 40 एंड 41 मैंने उनको बताया। अब सबमिशन ये है कि अगला जो सवाल है एक दोस्त का, वो सवाल भी अपने लिहाज से अहमियत का हामिल है, और वो सवाल है उन्होंने सिविल के एक जो है दावे से मुतलिक सवाल किया। उन्होंने कहा जी एक दावा दायर हुआ, वो अनकंडीशनल जो है वापस ले लिया गया, तो इसको क्या आप दोबारा दायर कर सकते हैं? तो भाईजान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर 23 रूल जो 1 सब रूल 3 है वो यही कहता है कि विद द परमिशन ऑफ दैट ऑनरेबल कोर्ट आप दावा जो है विड्रॉ करेंगे, और ऑर्डर 23 ने उसमें आके रुकावट पैदा कर दी। ये भी कोई तारीखी बातें हैं ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 से मुतलिक। तो इंशाल्लाह अब सीपीसी का भी कोई डिसाइड कर रहे हैं कि सीपीसी को देखें, इसके साथ ऐड करें, क्या इसकी द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की जो है कोशिश मेरी यही है कि मैं अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2025 लेके आऊँ दोस्तों की नज़र में। इंशाल्लाह तो मेहनत करेंगे आपके साथ,
मिल के इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। हाज़िर होते हैं अगले लॉ के तहत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।